हाय एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में उनकी आंसर राइटिंग कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि देखिए आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस होता है और यू कैन से द पैटर्न, इसका कोई एक सेट रूल्स नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से लिखना चाहिए या किसी किताब में दे रखा है कि इस तरीके से ये आंसर फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पैटर्न फॉलो करना चाहोगे। ठीक है, तो मुझे जो सबसे रेलेवेंट लगा वो ये है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, तो ये मैं आपसे स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई और बेटर वे पता हो तो आप बिल्कुल उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, और अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है, पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। पहले मोस्टली सारे क्वेश्चंस थियोरेटिकल होते थे, बट अब धीरे धीरे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ ले या प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन पूछ ले तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये सारी चीज़ें केस लॉस पे बेस्ड है। आप 4-5 पेज का थ्योरी लिख देते हो। ठीक है, रेलेवेंट होनी चाहिए, कुछ भी इधर उधर का नहीं, जो रिक्वायर्ड है वो। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 3-4 पेज का आंसर हो। ठीक है, वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका 1 पेज में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 1 पेज के ख़त्म होने में भी आप उसमें मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस 1 पेज में आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपने लिख दी हो। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो जैसे हम जानते हैं मैथ्स में, हम स्कूल में हमें बचपन में जो क्वेश्चंस आते थे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, वो वैसे ही होते हैं। ये काइंड ऑफ न्यूमेरिकल होता है जिसमें आपको एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी होती हैं, एग्जैक्ट फार्मूला होता है जो आपको लिखना होता है। इसमें आप कुछ भी ऐसा मतलब लाइक अपने आंसर को आप इधर से उधर से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जो पूछा गया आपको प्रॉब्लम बेस्ड में बस वही लिखना है। ठीक है, आपका आंसर छोटा भी हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को करने का प्रो ये है, देखिए इसके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने एग्जैक्टली सही किया तो आप 15 में नंबर में मैक्सिमम नंबर खींच सकते हो। थ्योरेटिकल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम स्पेशली यूपी और बिहार की बात करें, थ्योरेटिकल में आपको मैक्स टू मैक्स अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो शायद 8, 9, 10, 11, बट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आप बहुत मैक्सिमम नंबर खींच सकते हो। ठीक है, अगर आपको आता हो तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मान लीजिए 2 ऑप्शन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, और आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को लेके बिल्कुल श्योर हो तो बहुत फ़ायदा होगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा चूज़ करो। अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड चूज़ करते हो तो अगर आपको आता है तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नंबर वहाँ पे अपने लिए ले आ सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है यूपी जुडिशरी का 1997 का कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये, और ये मेन से पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 1997 लिखा है, बट दैट डजंट मीन कि ये अब नहीं आता है, बहुत पुराना। ये बहुत ही फेमस केस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हर बार रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसकी आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड वो या तो इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं जो आपकी बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत कायदे से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉ स्टूडेंट के लिए बेयर एक्ट होती है, अगर आपने बहुत कायदे से बेयर एक्ट को पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन का है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है और आपने बिल्कुल वही चीज़ लिख दी कि ये एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन इस सेक्शन का है, ठीक है, तुरंत, तो वहाँ आप 4 लोग के बीच में एक अलग आंसर ले आ रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि वो किसी केस पे डिपेंड होता है। अगर आपको केस का नाम पता है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ केस लॉज ऐसे होते हैं जो आपको याद रखना मस्ट है। ठीक है, सारे नहीं, बट बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप कितनी बार उसको पढ़ चुके होते हैं क्योंकि वो इतना लीडिंग है कि आपको उसके नाम याद हो जाते हैं। तो अगर आप उसका नाम भी मेंशन कर दोगे तो वहाँ भी आप एक्स्ट्रा मार्क गेन कर सकते हो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। With a view to get rid of each other's quarreling nature, both husband and wife entered into an agreement in which wife agrees to live separate from her husband permanently and husband agree to pay her a monthly maintenance allowance of rupees 500. After 6 months, husband refused to pay the allowance. Can wife enforce the agreement against her husband in the court of law? Decide. ठीक है,
अब देखिए इसका आंसर, ये बेस्ड है एक बहुत ही लीडिंग केस पे जिसका नाम है राज लकी दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ठीक है, ये आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आपको ये पता होगा। अगर आपको पता है इसका नाम तो आप अपने आंसर की शुरुआत ऐसे ही कर सकते हैं। द गिवन फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द केस ऑफ राज लकी दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ठीक है, इस आंसर में पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी कलर पेन या कुछ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा लगेगा। जब आप मेंस राइटिंग में लिखोगे तो आपको पानी पीने का भी टाइम नहीं होता है, तो पेन बदलना और इस समय बदलने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट, मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक ही इंक यूज़ करो। ठीक है, एक ही, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप 2 इंक यूज़ कर सकते हो। ब्लैक को अगर आपको लगता है अंडरलाइन करने का टाइम हो, इतना हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ माई सजेशन। ओके, तो आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी होगी। द गिवन फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द केस ऑफ राज लकी दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि तुरंत आपको कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, तुरंत आप नहीं लिख सकते हो कि अच्छा इन दिस केस दिस विल हैपन। आपको अपना कंक्लूजन किस चीज़ पे बेस्ड है, आपकी रीजनिंग क्या है, आपको वो मेंशन करनी है। ठीक है, आपको लिखना होगा कि एज पर एक्सेप्शन 1 of the section 25 of the Indian Contract Act 1872 there can be an agreement। ठीक है, there can be, मैंने ए लिख दिया है, there can be an agreement होगा without consideration। जनरल रूल क्या है, न्यूडम पैक्टम क्या है, इसका मतलब कि there can be no agreement without consideration। consideration is the most essential requirement। बट इसका एक्सेप्शन कहाँ दिया है, आपका सेक्शन नंबर 25 में। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉब्लम बेस्ड है ये कहाँ पे लिंक्ड है। एक्सेप्शन 1 ऑफ द सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बोलता है कि अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड हो सकता है प्रोवाइडेड इट इज़ रिटन एंड रजिस्टर बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द नियर रिलेटिव इज़ एनफोर्सिएबल। ठीक है, इसमें ये आपका सारा एसेंशियल, आप जो है सिर्फ बिटवीन रिलेटिव्स नहीं लिख सकते, नियर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नियर वर्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है और नियर यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव लिख देंगे तो स्कोप बहुत दूर दूर तक के रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे हमारे नियर नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ नियर का मतलब है जो आपसे ब्लड मैरिज के थ्रू रिलेटेड हो, आपको नियर लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल जो मतलब लाइक आपको फील हो एक नेचुरल वे से। ठीक है, और वो रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये है आपका असेंशियल एक्सेप्शन 1 में फॉल करने के लिए। ठीक है, अब आपको आना है फैक्ट्स पे। नाउ इन द गिवन फैक्ट्स एज आई हैव टोल्ड यू कि उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, क्वारलिंग हो रही थी। There were quarrels and disagreement between husband and wife। ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, तो कहाँ से प्यार मोहब्बत झलक रहा था, कहीं नहीं। इतना उनको वो था कि वो एक दूसरे से अग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुम मेरे से दूर रहो भाई, तुम बस दूर रहो और हम तुमको उसके पैसे देंगे। तो ये वो तो प्यार मोहब्बत नहीं ना हुई। अगर होता तो ये होता कि साथ रहो। तो देयर इज़ नो ट्रेस, आपको कोई भी साइन नहीं मिल रहा है लव एंड अफेक्शन का। And there was no trace and love and affection between them. Therefore, the agreement does not stand fit under exception 1 and so it is a void agreement and cannot be enforced। ठीक है, ये आंसर आपको देखने में लग रहा होगा छोटा है, बट यकीन मानिए ये बहुत रेलेवेंट आंसर है। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, बट दिस इज़ द मोस्ट रेलेवेंट आंसर इस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये मेरा पैटर्न था एज आई हैव टोल्ड यू, आप अपना पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग को ये छोटा लगेगा आंसर, बट बिलीव मी पेजेस डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आपने कितना रेलेवेंट आंसर लिखा है। ठीक है, आपने 2 पेज में पूरी एग्जैक्ट चीज़ें लिख दी हो, सब कुछ लिख दिया हो, वो बहुत बेटर होगा उस बच्चे से जिसने 10 पन्ने लिखे हैं और एग्जामिनर को ढूंढने में लग रहा है कि भाई जो पूछा गया है वो कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको इससे हेल्प मिले। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।